तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप फिर से स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज हम जानेंगे धान के बारे में, जो गोल्डन राइस होता है उसके बारे में जानेंगे। और धान की काफ़ी कुछ नर्सरी की विधियाँ और धान में SRI सिस्टम और बाकी जो उर्वरक देना पड़ता है हमें, वो कैसे देना है, तो ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है। सिंचाई, पटलिंग उद्देश्य और खरपतवार नाशी का प्रयोग, तो ये सारे हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक। हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो भी BS एग्रीकल्चर से है और जो भी तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर संबंधित, तो इसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए जानेंगे सुनहरा धान, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सुनहरा धान। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, सुनहरा धान। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है कि यह अवधारणा इंगो पोर्ट्रियस एंड पीटर वेयर ने 1990 में विकसित की। किसमें की थी? 1990 में 1990 में विकसित की है। और आगे देखेंगे कि क्या कह रहा है कि इसमें विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बीटा कैरोटीन के जैविक संश्लेषण से जुड़ी 2 जीन डैफोडिल पौधे से व 1 जीन इरवेनिया जीवाणु से प्राप्त कर आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा धान के पौधे में डाली गई। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इसमें विटामिन ए होती है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन के 2 जैविक संश्लेषण से जुड़ी 2 जीन डालते हैं, डैफोडिल पौधे से व 1 जीन इरवेनिया जीवाणु से। ठीक है। एक किससे डालते हैं जीन, जो डैफोडिल पौधा होता है, डैफोडिल पौधा होता है, एक हम उससे डालते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इरवेनिया। क्या होता है? इरवेनिया जीवाणु होता है, जीवाणु से प्राप्त आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा धान के पौधे में डाली गई। ठीक है। इस प्रकार डाली जाती है। और आगे देखेंगे कि इसलिए इस गोल्डन राइस को आनुवंशिक के रूपांतरित या GM फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? GM फसल कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, बीज दर की बात करेंगे तो इसमें किस प्रकार से क्या है सीड रेट, तो देखते हैं कि छिड़काव विधि, किस विधि से? छिड़काव विधि से। एक तो हम क्या कर सकते हैं, छिड़काव विधि क्या कर सकते हैं, छिड़काव विधि कर सकते हैं। ठीक। छिड़काव विधि से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा क्या पड़ता है, बीज पड़ता है। और अगर हम ड्रिल विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अगर हम बीज बोते हैं तो 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर हमारे पास क्या पड़ता है, बीज पड़ता है। और अगर ड्रिल की बात करें तो ड्रिल क्या है, ड्रिल विधि, तो ड्रिल विधि चावल की खेती का एक तरीका है जिसमें सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके बीज को ज़मीन में एक निश्चित गहराई और पंक्ति में बोया जाता है। किसमें बोया जाता है? एक निश्चित और गहराई पंक्ति में बोया जाता है, जिससे पानी और श्रम की बचत होती है। और यह धान की सीधी बुवाई DSR के लिए लोकप्रिय है, जिसके कई वीडियो
आप यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध देख सकते हैं, जो मशीन के उपयोग और फ़ायदे दिखाते हैं। इसके बारे में आप यूट्यूब पर जान सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ड्रिल विधि क्या है। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास आता है हाइब्रिड धान। क्या आता है हमारे पास? हाइब्रिड धान की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर लगती है, अगर हम हाइब्रिड बो रहे हैं तो। और देखेंगे डेपोक विधि से 1.53 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और 225 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया प्रति हेक्टेयर या नर्सरी की सबसे उपयुक्त विधि है। और ये विधि क्या है? डेपोक विधि, ये नर्सरी की सबसे उपयुक्त विधि है। और इसमें दिया है कि बुवाई के अंतराल, जब हम बुवाई करें तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 × 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे देखेंगे नर्सरी की विधियाँ। इसमें नर्सरी की विधियों में हमारे पास डेपोक विधि थी, तो डेपोक विधि के बारे में जानेंगे क्या है। ठीक, डेपोक विधि क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डेपोक विधि। तो नीचे देखेंगे हम कि धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपाइंस से आई। जो डेपोक विधि है, ये नर्सरी, जैसे हम जब धान बोते हैं तो नर्सरी तैयार करते हैं पहले, तो ये फिलीपींस या फिर फिलीपाइंस से आई थी, और वो भी 2009 में आई थी। ठीक है ना, ये 2009 में नहीं, सॉरी, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था। और हम देखेंगे कि इस विधि में बीज बोने के 11 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। जब हम इस विधि से फसल करते हैं तो जो फसल की पौध है वो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। और आगे देखेंगे कि इस विधि में 1.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि इस विधि में क्या कह रहा है कि इस विधि में नर्सरी का क्षेत्र 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। ये पौध का दर है। आगे देखेंगे गीली क्यारी की विधि। ठीक है, गीली क्यारी क्या होती है ये जानेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें दिया है, कि इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जाती है। जब हम जो गीली क्यारी विधि है, जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, मतलब 1 हेक्टेयर खेत है हमारे पास, तो उसमें धान रोपाई के लिए हमें 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार करनी होगी। और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम पड़ता है। और क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बीज बोने के 20 हो जाती है। 25 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार। और धान की रोपाई 3 से 4 पंक्तियां आने पर करनी है। जब धान की जो पौध लगाए हैं और उसमें जब 3 से 4 पत्तियां आ जाएं तो हमें धान की रोपाई कर देनी चाहिए। आगे देखेंगे SRI सिस्टम क्या है। SRI सिस्टम क्या है, जल्दी चलेंगे, टाइम कम है। तो यह धान उगने की एक नई विधि जो
मेडागास्कर में विकसित हुई थी। किस में हुई थी? मेडागास्कर में। ठीक है। और इस विधि में बीज पानी व समय की बचत करते हैं। किसकी बचत करते हैं? पानी और, लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है इस विधि में। लेकिन श्रमिकों जो होते हैं, मजदूर मेहनती लोग, उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक, आगे देखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस विधि में धान के खेतों में पानी नहीं भरकर खेतों को बार बार सीधित कर नम रखा जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें खेत में पानी भरा नहीं रखते हैं, बल्कि खेतों को बार बार सिंचाई कर नम रखते हैं। ठीक है ना। और क्या दिया है कि इसमें पौधे की 25 × 25 सेंटीमीटर पर रोपाई की जाती है एवं 1 हेक्टेयर हेतु नर्सरी क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर एवं 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें हमें बीज की बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर अब चलते हैं इसकी उर्वरक की बात करेंगे कि इसमें उर्वरक क्या पड़ते हैं, कैसे होती है, तो जानेंगे। ठीक, उर्वरक फर्टिलाइजर NPK। क्या? NPK 100 60 एवं खौरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट या फिर ZNSO 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। अंतिम पडलिंग के समय कब डालते हैं? जब अंतिम पडलिंग का समय हो तब। और क्या है, धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30 से 40% है। धान में नाइट्रोजन उपयोग जो क्षमता है वो कितनी है? 30 से 40%। आगे देखते हैं कि सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट है। क्या है? अमोनियम सल्फेट। धान की फसल में नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए लीफ कलर चार्ट LCC काम में लाते हैं। क्या करते हैं? नत्रजन की अगर मात्रा ज्ञात करना हो तो उसके लिए लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं, LCC काम में लेते हैं। अब हम जानेंगे धान में सिलिकॉन। धान में सिलिकॉन क्या है? धान की फसल के लिए सिलिकॉन एक लाभकारी तत्व है। इसके प्रयोग से धान के पौधे का आवरण मजबूत एवं सख्त रहता है, जिससे कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम होता है। जो सिलिकॉन है, अगर हम अपने खेतों में सिलिकॉन देने लगेंगे तो जिससे क्या होता है, जो खेत होता है वो मजबूत हो जाता है। पौधा, जो धान का पौधा होता है वो मजबूत और सख्त हो जाता है, जिससे जो बीमारियां होती हैं, कीट पीट होते हैं, उनका प्रकोप कम हो जाता है। चावल के उत्पादन में सिलिकॉन को आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? एक चावल में आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। किसको? सिलिकॉन को। किसको माना जाता है? सिलिकॉन को। सिलिकॉन की कमी वाले पौधे नर्म और ड्रॉपी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नर्म और ड्रॉपी हो जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। सिलिकॉन की आपूर्ति ज़्यादातर पेनिकल निकलते समय आवश्यकता होती है, क्योंकि इस चरण के दौरान रूट गतिविधि अपेक्षाकृत कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है? अधिक होती है। हाँ, यह देखा गया है कि सिलिकॉन की एक मोटी क्यूटिकल सिलिका परत प्रदान करता है, जो कीटों के हमले के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है। जो सिलिकॉन होती है
वो हमारे धान के पौधे पर क्यूटिकल की तरह काम करती है। और आगे देखेंगे कि बेसिक स्लैग 1.5 टू 0.01 प्रति हेक्टेयर के अनुरूप द्वारा सिलिकॉन की कमी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्लैग कैल्शियम सिलिकेट का सबसे आम स्रोत है। उर्वरक के बारे में जानेंगे हम। जैविक उर्वरक। तो जैविक उर्वरक हमारे पास क्या होते हैं कि जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नील हरित शैवाल तथा एजेंटोबैक्टर आदि प्रमुख हैं। क्या हैं? एजेंटोबैक्टर प्रमुख हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व नील हरित शैवाल वरदान सिद्ध हो रही हैं। ठीक। रोपाई के सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। क्या मिला दें? खेत में मिला दें। नील हरित शैवाल प्रति वर्ष धान के खेत में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई क्या है हमारे पास? सिंचाई जल मांग 90 से 900 से 2500 मिलीलीटर होता है। और धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए एवं पकाई से 2-3 सप्ताह पूर्व इसे हटा देना चाहिए। मतलब हमें पानी कम कर देना चाहिए, फिर पानी नहीं लगाना चाहिए। आगे देखेंगे पडलिंग क्या है हमारे पास? ठीक, पडलिंग या पंकिल क्रिया। तो ये क्या है? धान की बुवाई से पूर्व गड्ढे पानी की अवस्था में मृदा को पडलर की सहायता से जुताई करना पडलिंग कहलाता है। यह मृदा की संरचना का ह्रास करती है। ये क्या करती है? मृदा की संरचना का नुकसान करती है। आगे देखेंगे और क्या दिया है हमारे पास कि पडलिंग पराग में परत का निर्माण कर जल के निस्खलन के नुकसान को रोकती है, फसल में खरपतवार नियंत्रण करता है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। और कुछ नहीं, थोड़ा रह गया है और कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जानेंगे कुछ, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे। खरपतवार देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पडलिंग लेह भूमि में 2 क्षेत्र विकसित होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्षेत्र विकसित होते हैं। खेत के ऊपरी क्षेत्र जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे ऑक्सीकृत क्षेत्र कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे ऑक्सीकृत क्षेत्र कहते हैं। और जबकि इसके नीचे का क्षेत्र जहाँ जीरो उपस्थित ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है उसे अपक्षय क्षेत्र कहते हैं। तथा धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक अमोनिकल रूप वाले प्रयुक्त होते हैं जो इसी क्षेत्र में डाले जाते हैं। आगे देखेंगे कि यदि हमें भूमि में कभी नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग करना हो तो केवल ऑक्सीकृत क्षेत्र में डालना चाहिए। किस में डालना चाहिए? जो ऑक्सीकृत क्षेत्र होते हैं उनमें ही डालना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और अगली वीडियो में हम क्या आपके लिए बताएंगे खरपतवार और खरपतवार के नाशी प्रयोग। ये तो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।